नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में 1830 और 1848 की क्रांति तक पढ़े थे और आज हम लोग जो क्लास 10th का हिस्ट्री है और उसी का चैप्टर 1 इसमें हम लोग पहले पढ़े थे 1848 ईस्वी की क्रांति तक। आज हम लोग इसमें देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण यही हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इटली का एकीकरण ये कैसे संभव हुआ। तो 19वीं शताब्दी के आसपास हम लोग देखते हैं इटली जो है कई भागों में बटा हुआ था। एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में बहुत सारी समस्याएं भी थी। जैसे अगर हम बात करें तो इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशियों का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया हो गया और फ्रांस, इन दो ऐसे देश थे जो विरोध में थे कि इनका जो है वो एकीकरण न हो। दूसरा चीज़ है कि इसकी जो राजधानी थी रोम, उस पर भी पोप का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? रोम पर भी पोप का प्रभाव था। इसके अलावा ये जो पोप था इसकी इच्छा थी कि इटली का एकीकरण जो है वो स्वयं उसके नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में हो? पोप के ही नेतृत्व में हो। पोप के नेतृत्व में हो। पोप चाहता था कि इटली का जो एकीकरण हो वो हमारे ही नेतृत्व में हो। और दूसरा चीज़ है कि धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में हो। ठीक है, कैसे हो? धार्मिक दृष्टिकोण से हो। धार्मिक दृष्टिकोण से हो। कौन चाहता था? ये पोप चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पोप चाह रहा है कि धार्मिक दृष्टि से हो, ऑस्ट्रिया भी चाह रहा है कि नहीं हो, फ्रांस भी चाह रहा है कि नहीं हो। यानी कि इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारी दुविधाएं थी। यहाँ तक कि और भी कारण थे, जैसे आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी थी। यानी कि इसके अलावा आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारण भी था। ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी उतनी प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इसका जो एकीकरण है वो सही से नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी बाधाएं थी। अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें, जब नेपोलियन शासक था। कौन? नेपोलियन। ठीक है, जब नेपोलियन शासक था तो उसने जब अभियान किया था, तो प्रत्यक्ष कहा जाए या फिर अप्रत्यक्ष कहा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु उसने इटली में जो विजय प्राप्त किया था, इसने अभियान किया नेपोलियन ने और इटली पर विजय प्राप्त किया। और इसको देखा जाए तो वहाँ पर 3 गणराज्य को गठित किया था। कितने राज्य को? 3 गणराज्य को वहाँ पर गठित किया था। ये 3 गणराज्य कौन कौन से थे? तो ये तीनों गणराज्य थे सिस्पाइन, दूसरा गणराज्य था लिगुलियन और तीसरा था ट्रांसपेडेन। ये 3 गणराज्य थे। नेपोलियन के द्वारा जीता गया जो राज्य था उसको 3 गणराज्य में सीमित कर दिया। कौन कौन सा? सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन।
ये 3 राज्य थे। और यहाँ पर यातायात व्यवस्था जो है और एक सैन्य शासन है उसको बहुत अच्छा मजबूत किया। और ये जो तीनों जो क्षेत्र था इसको एक शासन के अधीन कर दिया। ये जो 3 जो राज्य हैं इन तीनों राज्यों को क्या किया, एक शासन के अधीन किया। यानी कि इन तीनों जगहों को मिला करके एक ही यहाँ पर राजा रहेंगे और वही क्या करेंगे, इस पर शासन करेंगे। लेकिन 1814 के आसपास देखते हैं, कब, 1814, इसमें क्या होता है, नेपोलियन का पतन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, नेपोलियन का पतन हो जाता है। 1814 में जब नेपोलियन का पतन हो जाता है तो 1815 ईस्वी में क्या होता है, वहाँ पर वियना कांग्रेस के द्वारा 1815 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी लगभग 300-350 के आसपास राज्यों में विभक्त था, सोचा गया कि क्या किया जाए, वही जो पुरानी व्यवस्था है उसी के अनुरूप कर दिया जाए। इसलिए इटली के जो 2 राज्य थे, ठीक है, इसको वियना के द्वारा क्या किया जाएगा, पुराना व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं कि इटली के जो 2 राज्य थे, इटली के 2 राज्य कौन कौन, एक था पहला पिडमाउंट, कौन था, पिडमाउंट, और दूसरा था सार्डिनिया, कौन था, सार्डिनिया। पिडमाउंट और सार्डिनिया, इसको क्या कर दिया गया, इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, एकीकरण कर दिया गया। और यहाँ से हम देखते हैं कि धीरे धीरे एकीकरण की जो दिशा है वो शुरू होने लगी। ठीक है, क्योंकि इटली के जो 2 गणराज्य हैं पिडमाउंट और सार्डिनिया, इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया। और 1820 के आसपास हम देखते हैं संवैधानिक सुधारों के लिए वहाँ पर आंदोलन होने लगा। यानी कि 5 सालों तक लगभग ठीक ठाक चला। ये कब की बात है, ये बात है 1815 की बात है। लेकिन 1820 के आसपास हम देखते हैं, ये कब की बात है, 1815 की, 1820 के आसपास हम देखते हैं कि वहाँ पर इटली में संवैधानिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू होने लगते हैं। यानी कि क्या किया जाए, संविधान जो है उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। इसके लिए वहाँ पर क्या होने लगे, नागरिक आंदोलन, यानी कि लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाने लगा। ठीक है, और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मेजिनी कर रहा था। कौन कर रहा था, मेजिनी। ठीक है, मेजिनी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। और मेजिनी ने एक गुप्त दल बनाया। कौन सा दल, गुप्त दल बनाया, जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था, कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी जो गुप्त दल था, ये क्या करता था, ये छापामार युद्ध करता था। कौन सा युद्ध करता था, छापामार। यानी कि अचानक छुपा हुआ रहेगा, आएगा और एकदम से छापा मार देगा, युद्ध करेगा और फिर भाग जाएगा। इस तरह का ये छापामार युद्ध करता था, ये जो कार्बोनरी था गुप्त दल। ठीक है, 1830 के आसपास हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में जो इटली है वो भी नहीं बच सका।
क्योंकि 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 1830 और 1848 दो क्रांति हुआ था। तो 1830 ईस्वी का क्रांति हुआ, उसका प्रभाव जो है इटली पर भी पड़ा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है वो जो चार्ल्स 10 था वो भाग जाता है, यानी कि उसको गद्दी से हटा दिया जाता है और बोर्बो राजवंश का अंत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या किया जाता है, 1830 ईस्वी में जो क्रांति होती है उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ता है और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बढ़ने लगती है। जब लोगों में राष्ट्रवाद की जब भावना बढ़ती है तब क्या होता है, इटली का एकीकरण करने का प्रयास और तेज हो जाता है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिख, कौन है, अभी हमने बताया कि ऑस्ट्रिया जो है और फ्रांस जो है वो नहीं चाह रहा था कि क्या किया जाए, इटली का एकीकरण हो। दूसरा चीज़ है कि हमेशा जो ऑस्ट्रिया है वो विरोध में ही चाहता था, वो चाहता था कि इसका जो भी एकीकरण हो हमारे नेतृत्व में हो। इसलिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम था मेटरनिख, क्या नाम था, मेटरनिख, ठीक है। इसने क्या किया कि नागरिक जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने का प्रयास किया। जो मेटरनिख था वहाँ का जो नागरिक आंदोलन हो रहा था उसको क्या किया, दबा दिया, ठीक है, आंदोलन को दबा दिया, जिसके चलते मेजिनी को क्या करना पड़ा, इटली छोड़ करके भागना पड़ा। तो जब आंदोलन का दबा दिया गया तो मेजिनी जो है वो क्या कर दिया, वो देश छोड़ करके पलायन कर गया, ठीक है, पलायन यानी कि भाग गया, ठीक। मेजिनी कौन था, तो अगर हम मेजिनी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मेजिनी क्या था, तो मेजिनी जो है एक साहित्यकार था। क्या था, साहित्यकार था। क्या था, साहित्यकार था। इसके अलावा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था और एक योग्य सेनापति भी था। क्या था, योग्य सेनापति। इसके अलावा एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। किस विचारों का था, तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, ठीक है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। यानी कि कहने का मतलब है यह जनता के जो विचार थे वही विचार इसके अंतर भी थे, यानी कि जनता को साथ लेकर के चलने वाला था। लेकिन एक और चीज़ इसमें खराबी क्या थी, तो जो तत्कालीन राजनीतिक जो परिस्थिति थी वो इसको समझ में नहीं आती थी। यानी कि अगर राजनीति में कोई उथल पुथल हो जाता था तो उन परिस्थितियों को ये अच्छा से नहीं समझ पाता था। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो कूटनीति के बारे में इसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आदर्शवादी गुण इसमें के अंदर ज़्यादा थे लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। कैसा गुण था, आदर्शवादी गुण इसके अंदर था लेकिन व्यवहारिक गुण नहीं था। आदर्शवादी गुण था लेकिन व्यवहारिक गुण कम था। अब व्यवहारिक गुण से तो राजनीति में कुछ होता नहीं है। क्या चाहिए, आदर्शवादी गुण चाहिए जो जनता देख सके। अब व्यवहार में कुछ करे, आदर्शवादी गुण था व्यवहारिक गुण नहीं था, तो जनता के बीच में ये सही से अपने आप को नहीं दिखा पाता था, इसलिए पराजय हो गया इसकी। लेकिन वो पलायन कर गया। और लेकिन एक और चीज़ है, पलायन करने के बाद ये हार नहीं माना
और 1831 ईस्वी में पलायन कर गया, हार नहीं माना। 1831 ईस्वी में देखते हैं कि इसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। कब? 1831 ईस्वी में इसने एक संस्था बनाया। कौन सी संस्था? यंग इटली। यंग इटली नामक एक संस्था बनाया। अब यंग इटली से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें युवा लोगों को ज़्यादातर शामिल किया हुआ। और युवा लोगों में कौन है? जो क्या थे? राष्ट्रवाद के समर्थन में थे, जो इटली के एकीकरण के समर्थन में थे। उन लोगों को मिला करके इसने एक यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया। और यहीं से जो यही संस्था है, यही जो नवीन इटली है, नवीन इटली यानी कि एकीकरण के बाद वाला इटली, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, इसका काम क्या था? आगे बढ़ते हैं। तो इसका काम था कि जो प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप जो हो रहे हैं उसको समाप्त करना। ठीक है, जो विदेशी हस्तक्षेप है, जो विदेशी हस्तक्षेप है, इसको क्या करना? समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य की स्थापित करना। क्या करना? संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना। ठीक है, संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना, यही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इसी क्रम में देखते हैं कि 1834 ईस्वी में, कब? 1834 ईस्वी में एक और संस्था की स्थापना करता है जिसका नाम है यंग यूरोप। क्या नाम है? यंग यूरोप। ठीक है, अभी 1830 ईस्वी में क्या किया? 31 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में हम देखते हैं कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर रहा है। इसका काम क्या था? तो इसका काम ये था कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं, कौन से आंदोलन? राष्ट्रीय आंदोलन, उसको क्या करना? प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करने के लिए? प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, 1848 ईस्वी में जब क्रांति होता है, कब? 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति होता है। कहाँ? फ्रांस में क्रांति होता है। तो यूरोप में क्रांति का जब दौर आया तो मेटरनिख को भी क्या करना पड़ा? अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ करके भागना पड़ा। ठीक है, मेटरनिख कौन था? तो अभी हमने बताया ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जब 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई तो उस समय क्या करता है? मेटरनिख जो है वो ऑस्ट्रिया छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है, और देखिए 1848 ईस्वी में अभी हम बता रहे थे मेटरनिख जो है वो ऑस्ट्रिया को क्या करता है? छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, अब जैसे ही भागता है वैसे फिर क्या होता है? मेजनी का पदार्पण हो जाता है। जैसे यह मेटरनिख भागता है, मेजनी जो है पुनः फिर कहाँ आता है? ऑस्ट्रिया में आता है। ठीक है, और मेजनी जो है संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य बनाना। तो जैसे मेटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़ करके भागा 1848 ईस्वी की जब क्रांति हुई फ्रांस में, तब उसके बाद से मेजनी पुनः आया और इस समय आया तो उसने क्या क्या किया? सबसे पहले गणराज्य बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ ये था कि जो
सार्डिनिया था, सार्डिनिया और पिडमाउंट। सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक था, जिसका नाम था, इसका शासक जो था, इसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट यह चाहता था कि जो विलय हो वो हमारे ही नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में हो? सार्डिनिया पिडमाउंट यहाँ का शासक था, जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। यह चाहता था कि जितने भी राज्य हैं इस सब का विलय हमारे ही नेतृत्व में है। किसके नेतृत्व में हो? चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में हो। ठीक है। लेकिन उधर पोप भी क्या चाहता था? अभी हम शुरू में ही बताए थे कि पोप चाहता था कि उसी के नेतृत्व में हो, और किस दृष्टि से हो? तो धार्मिक दृष्टि से हो। ठीक है। और फ्रांस और ऑस्ट्रिया विरोध में ही थे, लेकिन ऑस्ट्रिया का शासक तो भाग गया है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया को तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो चार्ल्स एल्बर्ट है ये कह रहा है कि हमारे नेतृत्व में हो। पोप कह रहा है कि नहीं, हम इसको क्या बनाएंगे? धर्म राज्य बनाएंगे। पोप जो है वो कह रहा है कि हम क्या बनाएंगे? इसको धर्म राज्य बनाएंगे, यानी कि धार्मिक दृष्टि से इसका क्या हो? एकीकरण हो। इस तरह से देखते हैं कि टकराव, विचार का टकराव होने लगा, इसमें भी टकराव होने लगा, पोप में टकराव होने लगा, उधर मेजिनी हो गया। एल्बर्ट, मेजिनी और पोप, अब तीनों के विचारों में टकराव होने लगा, जिससे क्या हुआ? इसका जो एकीकरण का जो मार्ग है वो अवरुद्ध होने लगा। क्या होने लगा? अवरुद्ध होने लगा। और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप, फिर इसमें किसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया? ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या किया गया? हस्तक्षेप किया गया, जिसके कारण क्या हुआ? एल्बर्ट जो है सार्डिनिया के शासक, अभी हम बता रहे थे सार्डिनिया पिडमाउंट, जिसका नाम है एल्बर्ट, इसके शासक हैं एल्बर्ट, इनकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ठीक है। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हुआ, जिसके कारण एल्बर्ट की पराजय हो जाती है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया में जनवादी आंदोलन हो रहा था, कौन सा आंदोलन? जन आंदोलन, इसको क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। जैसे इसकी हार होती है, क्या कर दिया जाता है? कुचल दिया जाता है। और चूंकि यहीं पर कौन था? मेजिनी था। ठीक है, मेजिनी जो है यहीं पर था, तो इसलिए मेजिनी की क्या होती है? पुनः हार होती है। मेजिनी की पुनः हार होती है। ठीक है, पुनः हार होती है, और वो फिर से क्या कर जाता है? पलायन करके भाग जाता है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है एकीकरण का दूसरा चरण। अभी तक हम लोगों ने देखा इटली का एकीकरण का पहला चरण, जिसमें हमने किसके बारे में देखा? तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन सी बाधाएं हैं और इसको दूर करने का प्रयास किसने किया था। तो सबसे ज़्यादा प्रयास जो है पहले नेपोलियन ने किया। किसने किया? नेपोलियन। ठीक है, वहाँ कुछ क्षेत्र जीता और उसको 3 भागों में बांटा था, 3 राज्यों में, और एक ही शासक वहाँ पर शासन कर रहा था। उसके बाद से मेजिनी जो है वो भी कुछ एकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से द्वितीय चरण क्या होता है। तो द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि लोगों में तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई है, और इसी भावना का फ़ायदा उठा करके सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बना विक्टर इमैनुएल। अभी हमने देखा कि एल्बर्ट था जो हार गया, और एल्बर्ट के हारने के बाद से यहाँ जो नया शासक बना उसका नाम था विक्टर इमैनुएल। क्या नाम था? विक्टर इमैनुएल वो शासक बने। और इन्होंने क्या किया? काउंट काबूर को क्या बनाया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये जो काउंट काबूर हैं इनको क्या बनाया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या बनाया?
प्रधानमंत्री। विक्टर एमैनुअल क्या बना वहाँ का, शासक बने। और ये राष्ट्रवादी विचार के थे। किस विचार के थे, तो राष्ट्रवादी विचार के थे। ठीक है, राष्ट्रवादी विचार के थे। तो सबसे पहले इनमें राष्ट्रहित की भावना ज़्यादा होगी और इन्होंने काउंट काबूर को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। और काउंट काबूर जो थे बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी थे। क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्व कूटनीति का होता है। अपने फायदे के लिए किसी का मदद करना, फिर ज़रूरत पड़े तो मदद खींच लेना। ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, एकीकरण में अपना कूटनीति का परिचय दिया। जब काउंट काबूर बनते हैं प्रधानमंत्री तो इनको पता था कि सबसे बड़ी जो बाधा है एकीकरण में वो है ऑस्ट्रिया। क्या है, ऑस्ट्रिया जो है वो क्या है, सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है एकीकरण में। तो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए इन्होंने क्या किया, फ्रांस के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसके तरफ, फ्रांस के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या किया, दोस्ती करी, फ्रांस के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये कब संभव हुआ, तो 1853-54 में, 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ। ठीक है, 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ कि काउंट काबूर जो है फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। क्रीमिया के युद्ध में जो काउंट काबूर थे इन्होंने फ्रांस की ओर से शामिल हो गए, फ्रांस की ओर से क्या हुए, शामिल होने की घोषणा कर दी। ठीक है, शामिल होने की घोषणा कर दी। एक और चीज़ है, इन्होंने घोषणा कर दी लेकिन फ्रांस जो है वो इनको आग्रह नहीं किया था। ये अपने लिए, ये कूटनीति चाल चलने के लिए अगर फ्रांस की तरफ से ये जाते हैं तो फ्रांस जो है कभी भी इनका विरोध नहीं कर पाएगा। और इसका फ़ायदा देखिए क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि फ्रांस जो है वो जीत गया। फ्रांस इस युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में जीत गया। और जब शांति सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ था, तो वो हुआ पेरिस में। कहाँ सम्मेलन हुआ, पेरिस में। युद्ध के बाद पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, पेरिस में क्या हुआ था, शांति सम्मेलन। पेरिस में जब शांति सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर किसको बुलाया, काउंट काबूर को भी बुलाया गया। ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। क्योंकि तो यहाँ पर कौन कौन शामिल होगा, एक तो फ्रांस हो गया, दूसरा हो गया ऑस्ट्रिया, और तीसरा जो हो गया वो हो गया पीडमाउंट। कौन सा हो गया, पीडमाउंट। यानी कि ये तीनों शासक वहाँ पर पहुँचे, फ्रांस के शासक, ऑस्ट्रिया के शासक और पीडमाउंट के शासक। तो यहाँ पर हम देखते हैं काउंट काबूर की महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर इस सभा में काउंट काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। चूँकि यहाँ पर बड़ी शक्ति ये तीनों मिली है तो यहाँ पर, यहीं पर उन्होंने आवाज़ उठा दिया। किसने, काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने क्या कर दिया, इटली के एकीकरण में, किसके एकीकरण में, तो इटली के एकीकरण में किसका हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ठीक है, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। हस्तक्षेप को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अब गैर कानूनी हो गया तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंट काबूर जो है वो अपना कूटनीति का परिचय दे रहे हैं। ठीक है,
काउंट काबूर क्या कर अपना कूटनीति का परिचय दिए, बिना पूछे वो युद्ध में शामिल हो गए, फ्रांस जीत गया। और शांति के लिए जब बुलाया गया तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित करने के लिए आवाज़ उठा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंट काबूर ने नेपोलियन थ्योरी, कौन था, नेपोलियन थ्योरी, ठीक है, इससे भी एक संधि किया। और इस संधि के तहत क्या किया गया कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। फ्रांस ने इससे, देखिए अब इसमें यहाँ पर फिर कूटनीति चाल चल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पिडमाउंट जो है, क्या पिडमाउंट अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है, किससे, किससे युद्ध करता है, ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है, तो उसमें फ्रांस जो है उसको सैन्य समर्थन देना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा तो फ्रांस को क्या करना पड़ेगा, सैन्य समर्थन देना पड़ेगा। देखिए दो चीज़ हुआ, एक चीज़ हुआ कि गैर कानूनी घोषित कर दिया, और जब गैर कानूनी हो गया तो पिडमाउंट जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ अभियान कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है पिडमाउंट के खिलाफ नहीं कर सकता है। और जब पिडमाउंट करेगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो फ्रांस जो है वो क्या करेगा, सैनिक का समर्थन देगा। और इसके बदले में क्या हुआ कि दो रियासतें थी जिसका नाम था, एक का नाम था नीस और दूसरा का नाम था सेवाय। ठीक है, नीस और सेवाय जो दो रियासतें थी वो काबूर ने क्या कर दिया, फ्रांस को देने का वादा कर दिया। कहा कि आप हमको सैन्य समर्थन देंगे, बदले में ये जो दो रियासतें हैं नीस और सेवाएं, ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रांस को दे देंगे, फ्रांस को दे देंगे। इससे फ्रांस जो है पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया कि पूरी हमारे तरफ से ही बात कर रहा है। ठीक है, ये इसलिए दे दिया कि यहाँ पर फ्रांसीसी यानी कि जो फ्रांस की जो भाषा है वही भाषा बोलने वाले लोग थे, तो ये क्या कर दिया, फ्रांस को दे दिया। लेकिन बदले में एक और चीज़ कहा, वो क्या कहा, वो कहा कि यदि उत्तर और मध्य इटली, कौन सा, उत्तर और मध्य इटली, ठीक है, उत्तर और मध्य इटली यदि जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने ये दो राज्य क्या किए हैं, फ्रांस को दे दिए हैं। इसलिए ये उत्तर और मध्य इटली में अगर जनमत संग्रह यानी कि वहाँ की जनता चाहेगी कि पिडमाउंट में हमको शामिल होना है, किसमें, पिडमाउंट में, तो फ्रांस जो है इसका विरोध नहीं करेगा। पिडमाउंट में उत्तर और मध्य इटली अगर शामिल होगा, ठीक है, तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर और मध्य इटली जब एकीकरण हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ दक्षिण इटली बचेगा। इसलिए यहाँ पर काउंट काबूर के द्वारा चाल चल दिया गया, मात्र दो रियासत को दे करके और फ्रांस का क्रीमिया के युद्ध में सहयोग करके। इस दो राज्य के लिए काउंट काबूर की आलोचना की जाती है कि इतना बड़ा शासक होने के बावजूद भी दो राज्य दे रहा है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि यहाँ पर कूटनीतिक चाल चला जा रहा है। ठीक है, दो प्रांत खो करके अगर उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो ये काउंट काबूर के लिए और इटली के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन्होंने दो राज्य को जाने दिया। ठीक है, इसी बीच हम देखते हैं 1859 और 60 के बीच, कब, 1859
1859-60 के आसपास हम देखते हैं ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में क्या होता है, सीमा संबंधी विवाद को लेकर के युद्ध हो जाता है। किसके कारण, तो सीमा संबंधी विवाद, सीमा विवाद के कारण। चूँकि ये तो पहले से ही फ्रांस से कह दिए हैं कि अगर पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है तो फ्रांस किसके तरफ से रहेगा, पिडमाउंट के तरफ से रहेगा, इसलिए इनको टेंशन है नहीं। और सीमा संबंधी विवाद जब शुरू होता है तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो क्या करता है, चूँकि पहले से ही संधि हो चुका है, इसलिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस जो है किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या कर रहा है, सेना उतार दिया, सेना उतारा इसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अब इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो है बुरी तरीके से पराजित हो गया, क्योंकि फ्रांस है और पिडमाउंट है, दोनों मिल कर के युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जो है ये बुरी तरीके से क्या हो जाता है, बुरी तरह पराजित हो जाता है। क्या होता है, बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। ऑस्ट्रिया जो है बुरी तरीके से पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया का एक बड़ा सा हिस्सा जिसका नाम है लोम्बार्डी, ये किसका हिस्सा है, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया का एक बड़ा सा हिस्सा जिसका नाम है लोम्बार्डी, इस पर किसका कब्जा हो जा रहा है, इस पर कब्जा हो जा रहा है पिडमाउंट का। किसका कब्जा हो रहा है, पिडमाउंट का कब्जा हो जाता है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि लड़ाई जो है वो लंबी हो रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेपोलियन जो है इटली में राष्ट्रवाद जो उठ रहा है उससे वो घबराने लगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है चूँकि हारने का नाम नहीं ले रहा है और इसका बड़ा सा हिस्सा लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ऑस्ट्रिया का जो फ्रांस का जो शासक है नेपोलियन III, वो इटली में जो राष्ट्रवाद उठ रहा है एकीकरण को लेकर के, इससे वो घबराने लगता है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा जन सैलाब जो है काउंट काबूर के समर्थन में एकीकरण के लिए आंदोलन करने लगते हैं। ये पिडमाउंट जो है यहाँ के शासक थे काउंट काबूर। अगर हम काउंट काबूर की बात करते हैं तो इनके समर्थन में मध्य इटली, कहाँ का, मध्य इटली का जितने भी लोग हैं बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक तरह से कहा जाए तो जन सैलाब जो है वो एकीकरण के लिए क्या हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। और यहाँ पर जो राष्ट्रवाद उठ रहा है जिससे नेपोलियन III जो है वो क्या हो रहा है, घबरा जा रहा है। जिसके बाद से क्या हो रहा है, चूँकि वो तो निकला था थोड़ा सा के लिए, लेकिन जो है युद्ध बहुत बढ़ जाता है और नेपोलियन जो III है वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपना सेना जो है वो क्या कर रहा है, वापस बुला लेता है। ठीक है, वापस बुला लेता है अपना सेना जो है, नेपोलियन III वापस बुला लेता है। लेकिन यहाँ पर काउंट काबूर से चूँकि समझौता हुआ था, इसलिए काउंट काबूर के कहने पर और ऑस्ट्रिया के कहने पर मध्यस्थता की बात शुरू होती है। ठीक है, और फ्रांस जो है वो क्या करता है, दोनों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मध्यस्थता करने के लिए वो तैयार हो जाता है और एक संधि होती है और इस संधि के तहत लोम्बार्डी पर
पिडमाउंट का अधिकार माना जाता है और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जीता हुआ था और इधर लोम्बार्डी पर पिडमाउंट जीता था। तो दो राज्य दिख रहे हैं, एक है लोम्बार्डी जिस पर किसका अधिकार माना जाएगा, पिडमाउंट का अधिकार माना जाएगा, और दूसरा है वेनेशिया। वेनेशिया पर किसका अधिकार माना जाएगा, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया का अधिकार माना जाएगा। ठीक है, लेकिन चूँकि वेनेशिया छोटा सा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोम्बार्डी जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कहाँ आ जाता है, इटली, मध्य इटली में शामिल हो जाता है। लेकिन उधर हम देखते हैं कि अभी भी काउंट काबूर का ध्यान जो है मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर ही था। इसलिए नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लाभ देकर के क्या कर रहा है, ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने और इटली का पिडमाउंट में विलय कराने का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया। दूसरा चीज़ देखिए, अब यहाँ पर चूँकि पिडमाउंट काउंट काबूर है, हमने आपको बताया कि काउंट काबूर जो है चूँकि बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन आपको हम सेवाय प्रदेश देंगे। कहा इन्होंने, काउंट काबूर ने फ्रांस से, कि हम आपको क्या देंगे, सेवाय प्रदेश देंगे। ठीक है, सेवाय प्रदेश देंगे, लेकिन बदले में क्या होगा कि ऑस्ट्रिया पिडमाउंट का जो युद्ध होगा उसमें आपको निष्क्रिय रहना है, यानी कि किसी की तरफ से भाग नहीं लेना है। ठीक है, सेवाय प्रदेश जो है वो किसको दिया जाएगा, फ्रांस को दिया जाएगा, फ्रांस को दिया जाएगा। लेकिन बदले में आपको क्या करना है, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट का जो युद्ध होगा उसमें आपको क्या रहना है, निष्क्रिय रहना है। निष्क्रिय कहने का मतलब है कि आपको किसी की तरफ से भाग नहीं लेना है। ठीक है, निष्क्रिय रहना है, यानी कि किसी की तरफ से भाग नहीं लेना है। ठीक है, और ये तैयार भी हो गया। नेपोलियन ने भी एक शर्त रखा, ये तो तैयार हो गया, लेकिन वहाँ पर एक शर्त रखा और ये कहा कि विलय होगा वहाँ पर जनमत संग्रह कराएंगे, यानी कि जिन राज्यों का विलय होगा, यानी कि जो भी जीता जाएगा राज्य, जीता हुआ राज्य जब मिलाया जाएगा इटली में, तो वहाँ पर क्या होगा, जनमत संग्रह होगा। क्या होगा, जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से राय लिया जाएगा कि वे मिलना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कूटनीतिक परिचय देते हुए मान लिया, काउंट काबूर ने कहा कि ठीक है। काउंट काबूर जो है वो तैयार हो जाते हैं और 1860-61 में, कब, 1860-61 में रोम को छोड़कर, चूँकि रोम जो था वो पोप था और वो चाहते थे कि धार्मिक रूप से क्या किया जाए, धार्मिक रूप से इसका एकीकरण हो, इसलिए रोम को छोड़कर उत्तर इटली और मध्य इटली, उत्तर इटली और मध्य इटली की जितनी भी रियासतें हैं, सभी रियासतें, जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी इत्यादि सभी जो राज्य थे, इन सभी राज्यों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, मिला लिया गया और जनमत संग्रह भी करा दिया गया। देखिए, मिला भी लिया गया और जनमत संग्रह भी करा लिया गया।
इसलिए यहाँ पर कोई दूसरा कदम न उठा सका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या, अब इधर ऑस्ट्रिया चूँकि हारा हुआ है तो उधर जर्मनी के एकीकरण की समस्या से जूझ रहा था, तो वो भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार 1862 ईस्वी में, देखिए ऑस्ट्रिया चूँकि विरोध कर रहा था, वो उधर फंसा हुआ है किसके एकीकरण के चक्कर में, तो जर्मनी के एकीकरण में। वो हम लोग का अगला टॉपिक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, अगले टॉपिक में हम उसको देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रिया भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और रोम को छोड़ करके और वेनेसिया चूँकि ऑस्ट्रिया जीत चुका है तो उसके कब्जे में था, तो रोम और वेनेसिया को छोड़ करके बाकी जितने भी रियासत थे सबको मिला करके क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। कब? 1862 ईस्वी में। किसको छोड़ करके? रोम और वेनेसिया। रोम और वेनेसिया को छोड़कर बाकी सभी रियासत छोड़कर सभी जो जितने भी रियासत थे इनको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, और यहाँ शासक किसको बना दिया गया, विक्टर इमैनुएल को। विक्टर इमैनुएल को क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं उत्तर इटली और मध्य इटली दोनों का एकीकरण हो जाता है। अब बचता है दक्षिण इटली। आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण इटली, वहाँ एक नाविक था जिसका नाम था गैरीबाल्डी। क्या नाम था? गैरीबाल्डी। ये एक पेशा से क्या था, पेशा से नाविक था। क्या था? पेशा से नाविक था। इसने क्या किया, सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के जितने भी रियासत थे उसको एक करने का प्रयास कर रहा था। कैसे? सशस्त्र यानी कि सैनिकों के द्वारा। किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा। चूँकि यह पेशे से नाविक था तो इसके जितने भी कार्यकर्ता थे, क्या थे? इसके जितने भी कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, ठीक है, उन सबको मिला करके क्या बनाया, एक सेना बनाया। कैसा सेना बनाया? तो सशस्त्र सेना, यानी कि जिसके पास क्या हो, शस्त्र भी हो, ठीक है, यानी कि हथियार भी हो। तो क्या बनाया? सशस्त्र सेना बनाया, और दक्षिणी इटली के जो भी राज्य थे उसको एक करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया, और वहाँ की जो जनता थी, सिसिली और नेपल्स की जो जनता थी, पहले से ही बूर्बो राजवंश के आक्रमण के चलते वहाँ से क्या हो गई, उनके समर्थक में ना उनका विरोध कर रही थी। और जब गैरीबाल्डी यहाँ पर युद्ध किया तो सिसिली और नेपल्स की जो जनता थी वो कहाँ आ गई? गैरीबाल्डी के समर्थन में आ गई। किसके समर्थन में? गैरीबाल्डी के समर्थन में आ गई। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो सिसिली और नेपल्स को गैरीबाल्डी जो है अपने में मिला लिया, ठीक है। और गैरीबाल्डी जो है यहाँ पर एक गणतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। क्या कर दी? गणतंत्र की स्थापना कर दी। गणतंत्र क्या होता है? जहाँ पर जनता का शासन होता है, ठीक है। तो गणतंत्र का शासन यानी कि गणतंत्र की स्थापना की, और वहाँ पर विक्टर इमैनुएल चूँकि शासक थे तो इन्हीं के प्रतिनिधि, ठीक है, क्या चीज़? इन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन करने लगा, रूप में शासन करने लगा, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो विचार है विक्टर इमैनुएल से मिल रहा है। किसका? गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी का जो विचार है वो किससे मिल रहा है?
ये विक्टर इमैनुअल से मिल रहा है, लेकिन इसका जो विचार है वो काउंट काबूर से नहीं मिलेगा, क्योंकि काउंट काबूर वो एक कूटनीतिज्ञ है, तो वो अपने देश के लिए जो अच्छा होगा वही करेगा। गैरीबाल्डी जो है काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, ये इनके जो विचार थे वो आपस में नहीं मिलते थे। 1862 के आसपास गैरीबाल्डी जो है इसको जीत लेता है और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर लेता है। तो 1862 ईस्वी में क्या करता है, रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। कहाँ? रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। किस पर? रोम पर। अब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, फिर उधर से देखते हैं कि काउंट काबूर उसको छोड़ करके सबको जीत चुका है, तो काउंट काबूर क्या करता है, इसका विरोध करता है। ठीक है, रोम पर जब आक्रमण की योजना बनाता है कौन? गैरीबाल्डी। तो काबूर जो है इसका विरोध करता है। काबूर जो है वो क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, विरोध करता है काउंट काबूर। और यहाँ पर जो पीडमाउंट की सेना है, कौन सी सेना? पीडमाउंट की जो सेना है उसको भेज देता है किसके खिलाफ? गैरीबाल्डी के खिलाफ। ठीक है, गैरीबाल्डी के खिलाफ क्या करता है, सेना भेज देता है। इससे गैरीबाल्डी क्या करता है, अपना अभियान छोड़ देता है और वापस चला आता है। और जितने भी दक्षिण के जितने भी क्षेत्र जीते थे, जैसे सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, वो बिना किसी संधि के वो क्या करता है, विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। यानी कि दक्षिणी इटली का जितना गैरीबाल्डी के द्वारा, किसके द्वारा? गैरीबाल्डी के द्वारा जितना जीता हुआ क्षेत्र रहता है वो क्या करता है, किसको दे देता है? विक्टर इमैनुअल को देता है। विक्टर इमैनुअल को दे देता है बिना किसी संधि के। लेकिन यहाँ पर विक्टर इमैनुअल के द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाता है कि आप क्या करें, दक्षिणी इटली के शासक बने रहें, आप एक प्रतिनिधि के रूप में शासक बने रहें। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया और जितने भी अपना संपत्ति था, यहाँ तक कि अपना पूरा संपत्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो भी राष्ट्र को समर्पित कर दे रहा है। किसको? राष्ट्र को दे देता है। ठीक है, समर्पित कर देता है। और वो कहाँ चला जाता है, वो एक किसान की भांति जीवन जीने के लिए चला जाता है। फिर से क्या बन जाता है, किसान बन जाता है और वो छोड़ करके चला जाता है। इसकी चर्चा भारत में भी होती है। जब ये चला जाता है तो लाला लाजपत राय एक अपनी पुस्तक लिखे थे, जीवनी। कौन? भारत के एक नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने अपनी जीवनी लिखी थी, उसमें इनका चरित्र को दिखाया गया था और खूब प्रचार भी किया गया था उनके द्वारा। ठीक है, तो हमने देखा कि लगभग सभी हो गया, उत्तरी हो गया, मध्य हो गया, दक्षिणी हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि 1862 ईस्वी में क्या होता है, काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन शेष जो इटली का एकीकरण था वो स्वयं जो है विक्टर इमैनुअल ने अपने हाथों में ले लिया। 1870-71 के आसपास हम देखते हैं फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हो जाता है। किसके बीच होता है? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध होता है। ठीक है, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध होता है, तो फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था।
फ्रांस जो है वो हमेशा पोप का संरक्षण कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रांस और जो है प्रशा आपस में युद्ध कर रहे हैं। यही मौका अच्छा था विक्टर इमैनुएल के लिए कि वो क्या करे, पोप पर आक्रमण कर दे। और ठीक ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, वेटिकन सिटी का जो किला था उसको बंद कर लिया। और विक्टर इमैनुएल, अब देखिए, विक्टर इमैनुएल ने पोप के राजमहल को छोड़ करके, चूँकि पोप क्या था, पोप पर किसका समर्थन था, फ्रांस का समर्थन था, ठीक है, समर्थन था। लेकिन फ्रांस जो है अभी प्रशा से युद्ध कर रहा है, इसलिए विक्टर इमैनुएल क्या करते हैं, इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और जो पोप है उसका केवल राजमहल यानी कि उसका जो किला है उसको छोड़ करके बाकी को क्या करते हैं, सब इटली में मिला लेते हैं। क्या करते हैं, इटली में मिला लेते हैं। ये राजमहल को क्या करते हैं, छोड़कर पूरा बाकी जितना है वो सब क्या करते हैं, इटली में मिला लेते हैं और अपनी नई राजधानी बनाते हैं। इसी को क्या करते हैं, राजधानी बनाते हैं। पोप जो है इस बात को उस समय तक तो नहीं मानता है, लेकिन मजबूरी है, धीरे धीरे उसको इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। और अंततः हम देखते हैं कि 1871 तक क्या होता है, इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण किसके द्वारा, पहले तो मेजिनी और काउंट काबूर तथा अगला कौन है, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के द्वारा क्या कर दिया गया, किया गया, ठीक है। यानी कि तीनों के सहयोग से, तीनों के योगदानों से इटली का एकीकरण संभव हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा इटली का एकीकरण। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटा का होने वाला है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, और थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें भी हम देखेंगे बिस्मार्क की जो भूमिका है वो, फिर थोड़ा सा है छोटा सा यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, और बोहेमिया, पोलैंड, हंगरी, ये छोटा छोटा टॉपिक है। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और उसका जो क्वेश्चन वगैरह है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।